Yes, we are live. Good evening to all of you. Am I audible? शशि जी, शीतल, उमा जी, गुंजन, मयूरी, सभी के लिए गुड इवनिंग। मयूरी जी गुड इवनिंग। रोहिणी जी गुड गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा। आवाज आ रही है सभी को? या स्क्रीन ब्लर ना हो उससे पहले आप सभी लोग अपनी सेटिंग कर ले। मैं कैसे बताया था हमने आपको, वैसे ही आप उसको 360 या फिर 480 पे फिक्स कर दो, ताकि बिट रेट कम ज्यादा भी हो तो आपकी क्रश डिस्टर्ब ना हो। राइट। इसलिए सेटिंग सभी कर लें अभी से फटाफट से, फिर अपन अपनी क्लास की तरफ आते हैं। आज हमको पढ़ना है विकास के सिद्धांत। विकास बोले तो बाल विकास के सिद्धांत। ठीक, बाल विकास के सिद्धांत। अच्छा, गुंजन आप आगे क्लास में देखिए। योगिता जी, गुंजन, आप लोग न्यू स्टूडेंट है तो आपको बता देते हैं, नोट्स जो है वो आपको ग्रुप में ही भेजेंगे। हमने आपको जिस ग्रुप में ऐड किया है वही नोट्स जाएंगे। नोट्स के अलावा और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी, कुछ अच्छी जानकारी हमको मिलती है कहीं से, तो हम आपको शेयर कर देंगे इसी पेड ग्रुप में। ठीक। एक रिसर्च पेपर आज हमको मिला, हमने भेजा आपको, है ना। ऐसे रिसर्च पेपर वगैरह ज्यादा पढ़ते रहते हैं, उसमें क्या है, ऑथेंटिक जानकारी रहती है, तो वो आज हमने आप लोग के साथ भी शेयर किया है। एक क्वेश्चन आया था, उमा जी आपने पूछा था ना कि परिवर्तन के विकास पे परिपक्वता या वंशानुक्रम का ज्यादा प्रभाव पड़ता है या फिर वातावरण का, तो दोनों का मिला जुला रूप पड़ता है। उसी को लेकर वो रिसर्च पेपर है, तो उसको पढ़िएगा, सारी चीजें आपको और स्पष्ट हो जाएंगी। बाकी आखिरी का जो सारांश है उसको हमने टिक किया है, उसको देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बाकी पूरा रिसर्च पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो विकास के सिद्धांत हमको करना है, उससे पहले अपन एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक, दो तीन पॉइंट लिख लीजिए, हम आपको लिखा रहे हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे पहले बाल विकास की ओर ध्यान किसने आकर्षण किया। तो एक व्यक्ति है जॉन कैमिनियस। जॉन कैमिनियस, कॉमिनियस। ठीक। ये ये वह व्यक्ति है जिसने 1628 में सबसे पहले बाल विकास की ओर ध्यान आकर्षित किया था। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की शुरुआत की थी इसने। स्कूल ऑफ इन्फेंसी, इन्फेंसी मतलब होता है नवजात। स्कूल ऑफ इन्फेंसी, इसकी शुरुआत करके इस व्यक्ति ने सबसे पहले बाल विकास की ओर ध्यान आकर्षित किया, जॉन केमिनियस। कोई बात नहीं, अभी ये पूरी स्लाइड भर जाएगी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर लिख लेना, या फिर थोड़ी सी 5-10 मिनट की क्लास है, इसको फिर से देखना दोबारा से, फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जॉन केवनियस 1628 वो पहले व्यक्ति जिन्होंने बाल विकास की ओर ध्यान आकर्षित किया, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की शुरुआत की। ठीक है। इसके बाद पहला वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो पेस्टोलॉजी।
पेस्टोलॉजी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पेस्टोलॉजी, ठीक, जिन्होंने पहला वैज्ञानिक अध्ययन किया काय का, बाल विकास का। सारी बातें बाल विकास के संदर्भ में है। पहला वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक? इनका खुद का 3.5 साल का बच्चा था, उसी की क्रियाविधि, उसी की हरकतों को, क्रियाकलापों को ध्यान देते रहे, उसी को ऑब्जर्व किया। तो ये समय काल है। लगभग समय काल नहीं पूछा जाएगा आपसे, है ना, बस हम आपको एक रोड मैप दे रहे हैं कि कब क्या घटना घट रही है। सबसे पहले 1628 जॉन कैम्बियस स्कूल ऑफ इन्फेंसी, बाल विकास की ओर पहला ध्यान आकर्षण किया। ठीक, फिर है पेस्टोलॉजी। मनोविज्ञान एक बहुत बड़ी शाखा है, उसमें बाल मनोविज्ञान एक है। ठीक, फिर एक है प्रेयर, इन्होंने लिखी है एक किताब। ठीक, एक है प्रेयर। प्रेयर इन्होंने लिखी है माइंड ऑफ ए चाइल्ड, एक किताब लिखी है इन्होंने माइंड ऑफ ए चाइल्ड। और इसमें बच्चों के मानसिक विकास की ओर या मानसिक विकास का वर्णन किया है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर है एक रूसो, बहुत महान व्यक्ति रूसो, इन्होंने एक किताब लिखी है एमाइल। एमाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो इन्होंने इसमें बच्चों की शिक्षा का अध्ययन किया है। उन्होंने बच्चों की शिक्षा का अध्ययन किया है। और एमाइल क्या है, इनका एक काल्पनिक छात्र है। इन्होंने कल्पना की है कि मेरा जो छात्र होगा वो इस प्रकार का होगा। ठीक है, कुछ क्वालिटीज उसमें होंगी भाई, वो जीवन की हर परिस्थिति से जूझने को तैयार होगा, हतोत्साहित नहीं होगा, डिप्रेस नहीं होगा, लड़ने का जोश जुनून जज्बा होगा, कुछ भी कर गुजरने को तैयार होगा। ऐसा व्यक्ति होगा जो रूसो का छात्र होगा, ऐसा इन्होंने कल्पना की। तो एमाइल क्या है, एक काल्पनिक बच्चा, या कहे कि इनका काल्पनिक शिष्य। इनका एक काल्पनिक शिष्य वो होगा एमाइल। एक पॉइंट और लिखने लगे हाथ, बाल अध्ययन आंदोलन। बाल अध्ययन आंदोलन स्टेनले हॉल के द्वारा चलाया गया है, चलाया गया था स्टेनले हॉल। स्टेनले, हमारे फोटो के पीछे तो नहीं आएगा, हम यहाँ इसके नीचे लिख दे रहे हैं हॉल, स्टेनले हॉल। ठीक, ये है 1893, 1893, और अमेरिका में ये आंदोलन इन्होंने चलाया। बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति, दो समितियों की स्थापना की थी इन्होंने। तो ये कुछ सिंगल लाइन के पॉइंट है, कभी कभी एक आध एमसीक्यू बनता है, आप इसको याद रखें तो सही रहेगा। ठीक, स्टेनले हॉल हमारी फोटो के पीछे जो छुप किया है वहां लिखा है 1983 और यूएसए, अमेरिका। स्टेनले हॉल जरूरी है, समय वगैरह नहीं पूछते हैं तो नहीं करना है। ठीक, चलिए, तो पहले हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए कि विकास जो है वो नवीन विशेषता और नवीन योग्यता को संदर्भित करता है, यह किसने कहा था।
विकास नवीन विशेषता और नवीन योग्यता को संदर्भित करता है, उक्त कथन किसका है? पहले आप आंसर करेंगे, फिर अपन बाल विकास के सिद्धांत स्टार्ट करेंगे। हरलॉक। गुंजन, हमने आपको कल की क्लास की लिंक भेजी थी, कल ही बताया है। क्या मतलब आपने कल की क्लास पूरी नहीं देखी? कल की ही क्लास में हुआ है। ये हमारी तीसरी क्लास है, दोनों क्लास की लिंक हम ऑलरेडी आपको भेज चुके हैं, तो किसी का भी नुकसान नहीं हुआ है, डे 1 से ही आप लोग हैं। पेड ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं हुआ है। 2 क्लास की हुई थी इससे पहले, हमने दोनों की लिंक आपको भेजी थी। कल की लाइव क्लास की लिंक भेजी थी और कल ही हमने बताया है, एमसीक्यू भी किया था। चले, हरलॉक ने बताया, श्रीमती हरलॉक, उन्होंने कहा है कि विकास जो है वो नवीन विशेषता और नवीन योग्यता को संदर्भित करता है। फिर है विकास के सिद्धांत। आज हमको पढ़ने हैं विकास के सिद्धांत। तो ये हैं क्या? तो देखिए, कोई भी बालक जो है, अच्छा ये बाल विकास के संदर्भ में है, तो बालक का विकास, तो कोई भी बालक जो है जब विकास करता है तो एक निश्चित क्रम में करता है, एक निश्चित सिद्धांत का पालन करता है। तो वही निश्चित क्रम जो है या वही निश्चित सिद्धांत जो है वो कहलाते हैं बाल विकास के सिद्धांत। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से इनको बताया है। ज्यादातर क्या है, काफी सारे हमने लिए हैं, बस आपको देखना है और आगे बढ़ जाना है। गैरिसन तथा अन्य के अनुसार ये सब क्या बोल रहे हैं कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो इस अवस्था से इस अवस्था में जब वो कूदता है तो कुछ निश्चित सिद्धांत का पालन करेगा, कुछ निश्चित क्रम का पालन करेगा, ठीक है, कुछ निश्चित परिवर्तन होंगे, यही कहलाएंगे बाल विकास के सिद्धांत। तो अध्ययनों के दौरान पाया गया है कि परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है, इन्हें ही अपन विकास का सिद्धांत कहते हैं। अब है पहला सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत। तो बच्चे का जो विकास होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है। निश्चित दिशा मतलब ये 2 प्रकार से होगा। ये आपको दिख रही हो अगर इमेज तो, ठीक, 2 दिशा में होगा। एक होगा सिर से पैर की ओर, सिर से पैर, और दूसरा होता है केंद्र से परिधि की ओर, सिर से पैर की ओर और केंद्र से परिधि की ओर। तो जो सिर से पैर की ओर चलता है इसको सिर पदाभिमुख कहते हैं या मस्तिष्क पदाभिमुख, ठीक। मस्तिष्क अभिमुख, ठीक है। और केंद्र से परिधि की ओर जो होगी उसको समीपस्थ दूराभिमुख, समीपस्थ दूराभिमुख, ठीक। सिर से पैर की ओर विकास हो रहा है, इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये जन्म से भी है, मतलब ये दोनों ही विकास जन्म के पूर्व भी हैं और जन्म के बाद भी है। जन्म के पूर्व भी विकास इसी क्रम में होता है, इसी दिशा में होता है, और उसके बाद भी जब विकास होता है बच्चे का तो इसी दिशा में होता है। तो जब बच्चा गर्भ में है तब भी सबसे पहले सिर बनेगा और बाद में बाकी अंग बनते हैं, ठीक। और शरीर में केंद्र से परिधि की ओर, तो जो हमारा केंद्र है मतलब इंटरनल ऑर्गन, पहले उनका विकास होगा। सबसे पहले हार्ट बन जाता है, धड़कन सुनाई देने लगती है, फिर अंदर के पूरा स्नायु तंत्र बनेगा, रीढ़ की हड्डी बनेगी, उसके बाद हाथ पैर का विकास होता है। तो ये केंद्र से बाहर की ओर परिधि की ओर गए। सिर से पैर, पहला सिर फिर पैर। जब बच्चा जन्म लेता है और जब दुनिया में बच्चे का विकास होता है तभी भी इसी प्रकार से होता है। पहले बच्चा अपना सिर स्टेबल करता है, उसके बाद उसके शरीर के बाकी हिस्से स्टेबल होते हैं। पहले जब वो बच्चा गति करेगा या विकास करेगा तो पहले गर्दन ऐसी ऐसी घुमाने लगता है, मतलब 5 महीने का बच्चा आप उसको नाम लेकर बुलाओ तो वो गर्दन घुमाता है, या आपकी आवाज सुन के गर्दन घुमा लेता है। और बिल्कुल अगर इस तरफ देख रहा है तो पूरा ऐसी गर्दन घुमा देगा, हाथ पैर नहीं घुमा पाएगा।
आधा पलट जाएगा। ठीक, तो ये है सिर से पैर की ओर, पहले सिर का विकास होगा, बाकी फिर क्या है, बाकी अंगों का परिपक्वता बाद में होती। केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर भी जब बच्चा जैसा मान लीजिए कि कोई किसी खिलौने की तरफ बढ़ रहा है ना, वो घिसटने लगा खिलौने की तरफ, तो पहले पूरे शरीर का प्रयोग करके वहां तक पहुंचेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, बाकी चीजों को एकत्रित फिर किसी एक हाथ से ही पकड़ेगा चीजों को। तो ये है केंद्र से परिधि की ओर, पहले वो पूरे शरीर का प्रयोग करेगा, फिर वो बाहर वाले अंगों का प्रयोग करके किसी भी चीज को पकड़ने का प्रयास करेगा। जी, निजी अनुभव बता रहे हैं, ऐसा ही होता है। ठीक, तो यह है विकास की गति का सिद्धांत, समीप दूराभिमुख, जिसको प्रॉक्सी मोडिस्टल कहते हैं, और ये है मस्तिष्क का अभिमुखी। ठीक है, जिसको, ये देखिए स्पेलिंग बहुत बोनांजा सी थी, खतरनाक टाइप की, इसलिए सेफलोकेडल इसको पढ़ते हैं, हिंदी में भी लिख दिया है, देख लेना। सेफलोकेडल ये लिखी है स्पेलिंग। और प्रोक्सीमोडिस्टल ये तो पढ़ते बन जाएगा, इसलिए इसको हिंदी नहीं लिखी, आपको चाहिए तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है जो हमने आपको बताया वही है। वृद्धि और विकास एक स्वरूप का पालन करते हैं, सिर से शुरू होता है और शरीर के बाकी हिस्सों सिर से पैर तक बढ़ता है, और ये शरीर के केंद्र के आसपास का हिस्सा पहले विकसित होता है और फिर शरीर का बाहरी छोर, वहां पे ज्यादा विकास होगा। ठीक, स्पष्ट है। फिर निरंतर विकास का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत मतलब विकास की प्रक्रिया रुकेगी नहीं, लगातार चलेगी। विकास जो है वो कभी नहीं रुकेगा, लगातार चलता रहेगा। स्पीड डिफरेंट हो सकती है और होती ही है। हमारे अपने शरीर का विकास अगर हम इंडिविजुअल है तो एक गति से नहीं होगा, है ना। बच्चे को आप देखो, कभी बहुत तेजी से लंबाई बढ़ जाती है, कभी फिर आपको थमी हुई सी लगती है, कभी बॉडी वेट अचानक से खूब ज्यादा बढ़ने लगता है, कभी थमा हुआ सा लगता है। तो एक इंडिविजुअल है, उसका भी विकास एक समान गति से नहीं होगा, लेकिन निरंतर होगा। ऐसे ही अगर ग्रुप ऑफ पीपल्स है तो उनका विकास भी निरंतर होगा, लेकिन एक समान नहीं होगा। मतलब 10 बच्चे हैं तो 10 का मानसिक शारीरिक विकास एक जैसा नहीं होता, लेकिन निरंतर चलता है। यही है, स्किनर्स के अनुसार क्या बोल रहे हैं, विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये ऐसा स्किनर ने बताया है, विकास एक समान गति से नहीं होता, बल्कि अविराम, लगातार अविराम गति से निरंतर चलता रहता है, कभी तेज कभी धीमा, निरंतर चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। एक कब कब रुकता है, गर्भ से कब्र तक चलता है, तो कब्र पे जाके विकास रुक जाएगा। फिर विकास की गति का सिद्धांत, गति का सिद्धांत डगलस और हॉलैंड ने दिया है। ये भी क्या बोल रहा है कि हम ज्यादातर मामलों में विकास, जो हमारा विकास है 4 अवस्थाओं में अपन बांटते हैं। ठीक है, जन्म, नवजात अवस्था, शिशु, बाल्य और किशोर। ठीक, तो इन अवस्थाओं में विकास की जो गति है, किसी अवस्था में तेज होगी, किसी अवस्था में कम होती है, ऐसा बताया है डगलस और वो हॉलैंड ने। इसको बोलते हैं गति का सिद्धांत, विकास की गति का सिद्धांत। तो ये क्या बोल रहा है कि विकास की गति के सिद्धांत के अनुसार जो शैशव अवस्था होगी वहां पर विकास तीव्र होगा, फिर बाल्यावस्था आएगी तो थोड़ा सा मंद हो जाएगा, रुक जाएगा, और किशोर अवस्था जब आएगी तो फिर वापस से तेजी से होगा। तो यहां पर क्वेश्चन बनते हैं, यही 3 ऑप्शन दिया जाएगा और एक आध ऑप्शन गड़बड़ा देंगे कि विकास की गति के सिद्धांत के अनुसार विकास होता है शैशवावस्था में तीव्र, बाल्यावस्था में तीव्र, किशोर अवस्था में मंद, है ना। इस प्रकार से वो आपको उलझाने का प्रयास करेंगे। तो विकास की गति हर अवस्था में अलग अलग रहती है। इस अवस्था में क्या रहती है, पहले तेज होगी, फिर मध्य होगी, फिर तेज हो जाएगी, इसको याद रखना। फिर विकास क्रम का सिद्धांत, एक सीक्वेंस में ही विकास होगा, एक क्रम से ही होगा। ठीक, गर्भ में भी एक क्रम से विकास होता है, जब बच्चा गर्भ के बाहर आता है, दुनिया में आता है, तब भी एक क्रम से ही विकास होगा। ठीक, चाहे वो गति का विकास हो, चाहे उसका संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे आप उसका मानसिक विकास हो,
कोई भी किसी भी प्रकार का विकास हो। संज्ञान मतलब उसके सीखने की क्षमता। एक उम्र में ही बच्चा एक एक चीज सीखता हुआ आगे बढ़ता है। बोलने की भाषा विकास एक क्रम से ही होगा। पहले आ उम करके बोलेगा, टूटे फूटे शब्द बोलेगा, फिर आधे अधूरे सेंटेंस बोलेगा, दो चार शब्द मिला के एक सेंटेंस बोलेगा, फिर फ्लो में सेंटेंस बोलना सीख जाए। तो ये क्रम ही चलेगा। ऐसा नहीं कि बच्चे ने पहला चौको स्लो वाक्य बोलना सीखा, बाद में मम मम बोलना सीखा। ऐसा नहीं होगा। पहले मम मम बोलेगा, चौको स्लो वाक्य बाद में ही बोलेगा जब बड़ा हो जाएगा। तो विकास एक निश्चित क्रम में होता है। यह है विकास के निश्चित क्रम का सिद्धांत। अच्छा, ये क्रम सिद्धांत क्या है ना, अलग अलग उन्होंने दिए हैं, बहुत सारे लाभ है इसमें, है ना। तो हम आपको एक लिस्ट जो है वो हम आपको दे देंगे, तो पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना आप लोग। बाकी इतने सारे नाम है जो इंपॉर्टेंट है, अपन उन पर फोकस करेंगे, बाकी जान दो। एक चीज हम आपको और बता दें, हमारे सुपरवाइजर एग्जाम में ये जो हमारा चैप्टर 1 है, ठीक, चैप्टर 1 से क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, क्योंकि आपको बच्चों से डील करना है। और बच्चों से डील करना है तो बच्चों की जो अवस्थाएं हैं, है ना, किशोर अवस्था, मानसिक बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, यहां पर आपको डील ज्यादा करना है। किशोर अवस्था में भी आपको ज्यादा नहीं, नवजात जो है और जो शिशु हो गया है, जब तक टीकाकरण होता है वहां तक, और वहां तक के बच्चों पर आपका विकास, आपका फोकस ज्यादा रहता है। तो यहाँ अपन को ज्यादा फोकस करना है ना। फिर इनका संज्ञानात्मक विकास कैसा होता है, बाल विकास कैसा होता है, पियाजे वगैरह के सिद्धांत है, ठीक, ये सब अपन देखेंगे। तो इसमें जो बाल विकास का परिचय जो है, पहला वाला चैप्टर बुनियादी अवधारणाएं और इनको परिलक्षित करने वाले सिद्धांत जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, फिर महत्वपूर्ण चरण अनुवांशिकता, पर्यावरण का इस पर विकास प्रभाव, यहाँ फोकस अपन ज्यादा करेंगे। हाँ, वही प्याजी जो हमने दिया, जीन प्याजी ही है वो। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत का विकास का सिद्धांत दिया, उसको अपन अलग से पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। कोहिलबर्ग है, प्याजे हैं, इनको अलग से पढ़ना है अपन को, इसी इसमें रहेंगे, इसी चैप्टर में। तो विकास क्रम का सिद्धांत क्या बोल रहे हैं, एक निश्चित क्रम में होगा। क्रम समझ में आ गया आपको। पहले घसटना सीखे, पहले बच्चा करवट लेना सीखेगा, फिर पूरा पलट जाएगा, उठ के बैठना सीखेगा, घसटना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। ऐसा ही जब बोलना सीखेगा तो पहले आधे अधूरे शब्द मा पा दा ये सब बोलेगा, फिर पूरा शब्द बोलने लगेगा, फिर आधे सेंटेंस बोलेगा, फिर पूरे सेंटेंस बोलेगा। ये सीक्वेंस रहेगा। फिर विकास की गति में वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता मतलब वही जो, जैसे 10 बच्चे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है, तो इन सब के विकास की जो गति है वो पर्सन टू पर्सन या चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करेगी। सबका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास एक जैसा नहीं होता है, भिन्न रहेगा, लेकिन क्रम समान रहेगा। शब्दावली को आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो सीक्वेंस समान रहेगा, कोई भी बच्चा हो, सीक्वेंस तो वही रहेगा। पहले पलटना सीखेगा, फिर घिसटना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, सीक्वेंस से ही है। लेकिन वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर कोई बच्चा जल्दी चलना शुरू कर देगा, कोई देर में शुरू कर। अंतर समझ में, आप समझ पा रहे हैं आप लोग। वैयक्तिक भिन्नता का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 4-6 बच्चे हैं तो सबकी ग्रोथ जो है वो डिफरेंट एज में डिफरेंट हो सकती है। सीक्वेंस एक जैसा रहेगा दुनिया के सभी बच्चों का, चाहे वो मनुष्य के हो, चाहे पशु पक्षी पक्षी के हो, और चाहे कहीं पे भी रहते हो पूरी दुनिया, सीक्वेंस नहीं बदलेगा, वैयक्तिक भिन्नता हो सकती है। कोई बच्चा 1 साल में चलना शुरू करता है, कोई 1 साल के बाद शुरू करता है, कुछ बच्चे 9 महीने में चलना शुरू कर देते हैं। एक ये व्यक्तिगत भिन्नता है। तो एक ही आयु के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं स्पष्ट दिखाई देती है। बिल्कुल, एक माँ बाप के दो बच्चे हैं, उनमें भी अंतर रहेगा। अब है परस्पर सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक? अब परस्पर संबंध,
तो ये जो है, ये एक तो हमारे शरीर से भी है, दूसरा हमारे जितने प्रकार के विकास होते हैं उनसे भी रिलेटेड है ये। जितने प्रकार के विकास मतलब हमारा शारीरिक विकास होता है, हमारा भाषा का विकास होता है, हमारी बुद्धि का बौद्धिक विकास होता है, ठीक, इमोशनल डेवलपमेंट होता है हमारा, संवेगात्मक विकास, इन सब का परस्पर सिद्धांत है। एक उम्र के बाद ही आपको मैच्योरिटी आती है। हम एग्जाम्पल देते हैं जैसे बच्चों का खिलौने को लेके जिद करना, तो परस्पर संबंध का सिद्धांत है। बच्चा छोटी उम्र में लौट जाएगा दुकान में, बड़ा होगा जिद करेगा और बड़ा होगा, बोलेगा और बड़ा होगा, खिलौना मांगना ही बंद कर, ठीक। तो ये जो क्या है, ये उसके परस्पर जो है संबंध का सिद्धांत है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई बच्चे का मानसिक विकास होता गया, जैसे जैसे मानसिक विकास होता गया उसका जो है वो संवेगात्मक विकास, इमोशनल विकास भी होता गया। अब उसको खिलौने से ज्यादा अटैचमेंट नहीं है। पहले बच्चा खिलौने के लिए लड़ जाता था, अब उसका जो सामाजिक विकास या बौद्धिक विकास जो उसका हुआ है, उसके बाद उसका खिलौने से अटैचमेंट खत्म हो गया। शशि जी, जी मेरी सासू माँ ने भी बताया था। मेरी बीवी भी, मेरी वाइफ 9 महीने में चल पड़ी थी। अपन को साल भर में चढ़े थे, आराम से चल, इतनी जल्दबाजी नहीं है अपन को, चल कहाँ जाना है। चलिए जोक सपाट, ठीक। परस्पर संबंध का सिद्धांत ये होता है, किसने दिया था, थार डाइक ने दिया था। परस्पर संबंध का सिद्धांत थार्डनाइक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार ये बताते हैं कि बालक के सभी विकास एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। अगर एक विकास सही रूप से नहीं हुआ तो संपूर्ण विकास भी नहीं हो पाता। किसी बच्चे का अगर मानसिक विकास नहीं हुआ तो उसका शारीरिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, उसका सामाजिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। अगर मान लीजिए कि 10 साल का बच्चा है और उसके दिमाग का विकास नहीं हुआ तो फिर वो सामाजिक स्तर पर भी कमजोर रह जाएगा और इमोशनल स्तर पे भी उसका विकास अवरुद्ध हो जाए। तो शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास ये परस्पर संबंधित है। तो जैसे हमारे शरीर का विकास होगा, जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, हमारी मैच्योरिटी बढ़ती चली जाती है। जिस चीज को लेके कल हम झगड़ा करते थे, आज उस चीज को लेके आज हम हंसते हैं, सोचते हैं कि हम कैसे थे कि हम उस चीज को लेके बताओ बहस करते थे यार, क्या ही है उसमें कुछ। लेकिन उस समय उस एज में वो मैच्योरिटी नहीं थी, तो वो हमारे लिए करने मरने का समय का मुद्दा था। आज नहीं है, आज हम उसी चीज पे रिएक्ट नहीं करते। जब अपन बच्चे होते हैं तो घर में अगर मिठाई आई तो भाई बहनों में झगड़े हो जाते हैं, या हमको तो मिली नहीं, खत्म हो गई, या उनने एक पीस ज्यादा खा लिया। बड़े हो जाते हैं अपन तो मिठाई रखी रखी सड़ जाती है, फिक जाती है, खाया नहीं जाती, खाते नहीं। ये क्या हुआ है, ये जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी हमारा शरीर का विकास होगा, हमारा बौद्धिक विकास, वैसे वैसे हमारी चीजों में और परिवर्तन आ जाता है। ये क्या कहलाता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है। आप 5 साल के बच्चे से उम्मीद करो कि उसकी पसंदीदा चीज रखी और वो ना खाए या ना झपटे, तो वो अभी नहीं है उस अवस्था में। नहीं नहीं, जो नाम जो लिखे हुए हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट है तो इनको कर लेना, बाकी जाने दो। और अगर समय रहता है तो फिर देखेंगे, अभी तो नहीं। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रतिमान का सिद्धांत क्या है, प्रतिमान होते हैं मानक, स्टैंडर्ड या नियम, ठीक। तो बच्चे के विकास के जो नियम है वो एक समान है, यूनिवर्सल है। दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, बच्चे का विकास उसी तरह होगा जैसे बाकी बच्चों का होता है, चाहे वो मनुष्य का बच्चा हो, चाहे किसी पशु पक्षी का बच्चा हो। तो हरलॉक ने सिद्धांत का स्पष्ट अर्थ बताते हुए कहा है कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण है, ठीक। नियम बने हुए हैं, नियम है, वैसे ही विकास होगा। कैसे नियम बने हैं, जैसे अभी अपन देख कर आए, कैसे देख कर आए कि पहले मस्तिष्क का विकास, पहले सिर का विकास होगा और फिर बाकी शरीर के अंगों का और अंत में पैर का होगा। ये नियम है, ये मानक है, ये प्रतिमान है, यही रहेगा, ठीक।
तो जितने भी मनुष्य का विकास है या जितने भी प्राणियों का विकास है, एक समान प्रतिमान, एक समान अनुक्रम, अनुक्रम बोले तो समान ऑर्डर, और एक समान दिशा का पालन करते हैं। उसी दिशा में, उसी सीक्वेंस में, उसी प्रतिमान के अनुसार होंगे। शशि जी, वो किशोर अवस्था में प्रवेश करने वाला है, क्रांतिकारी बनेगा अभी वो। ठीक, ये आपको आगे चल के पता चलेगा कि किशोर अवस्था को क्या क्या बोलते हैं। ये वो उम्र है जब बच्चे माँ बाप से परेशान होते हैं और माँ बाप बच्चों से परेशान होते हैं। उनको लगता है कि ये हमारी नहीं सुनता, उनको लगता है कि वो हमारी नहीं सुनता। चले, इसीलिए बाल विकास पढ़ा जाता है, क्योंकि इस उम्र का बच्चा स्कूल भी जाएगा, तो स्कूल के टीचर को ये पता होना चाहिए कि बच्चे की उम्र का असर है ये, है ना। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट, बच्चा पहले सामान्य प्रक्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट क्रियाकलाप करता है। जैसे किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए सामान्य रूप से केवल हाथ नहीं बल्कि सभी अंगों को हिलाता है। जब बच्चा एक्साइटेड होता है, आवाज सुनता है आपकी, तो हमारा 5 महीने का बच्चा केवल गर्दन नहीं हिलाता, पूरा शरीर हिला देता है, हाथ पैर इतनी जोर जोर से फड़फड़ाता है। ठीक, फिर लेके जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो उसको गोद में लेने के लिए करेंगे तो हाथ मत बढ़ाएगा ऐसे, है ना, फिर पैर नहीं झटकाएगा। तो ये क्या है, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का संबंध का सिद्धांत। वंशानुक्रम व वातावरण के मध्य अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच में अंतः क्रिया होती है, दूसरे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और दोनों का समान प्रभाव पड़ता है। इसको अपन डिटेल में करेंगे आगे। ठीक, इसको अपन डिटेल में पढ़ना है अपन को आगे। उसके बाद है चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत। इसमें क्या बोलते हैं कि विकास जो है एक रेखीय नहीं होता, चक्रीय होता है, वर्तुलाकार होता है। बच्चे की लंबाई चौड़ाई जो है, बच्चे का संवेगात्मक विकास जो है, इमोशनल विकास भी जो है, कभी बहुत ज्यादा इमोशनल रहेगा, कभी कम हो जाएगा, कभी फिर इमोशन जाग जाएंगे, कभी ज्यादा सामाजिक होगा, कभी नहीं होगा, कभी फिर ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या है, विकास का क्रम ऐसा चक्रीय चलता रहता है, कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आगे गया तो लौट के वापस नहीं आएगा। कभी शरीर का वजन बढ़ जाएगा तो कभी कम भी हो जाएगा, कभी ज्ञान ज्यादा होगा, कभी कम भी, कभी किसी चीज को लेके अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, कभी उसी चीज को लेके नेगेटिव रिस्पॉन्स देने लगेगा। कभी ज्यादा सोशल होगा, कभी नहीं होगा, कभी कम हो जाएगा। तो ये क्या है, चक्राकार चलता रहेगा, लौट के भी आएगा। वर्तुलाकार का अर्थ है कि यह बच्चे की लंबाई चौड़ाई भार और आकार सभी रूपों में बालक का विकास होता है। ठीक, बाकी जितने भी विकास है वो सब भी लौट के भी आएंगे, एक समान फ्रिक्वेंसी में नहीं होंगे। ये डायग्राम अगर आप देख पा रहे हैं, ये विकास की यात्रा है, ऐसी चल रही है, गोल 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 घूम रहा है, यहां से ऊपर गया है तो यहाँ पे लौट के भी आया है, फिर वापस आगे बढ़ गया। पहले वह इस प्रकार गति करता हुआ आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ कर देखता है कि विकास को स्थायी बनाने का प्रयास करता है। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। फिर है एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण का सिद्धांत हमारे शरीर पर भी लागू होता है कि शरीर के सभी अंग एक दूसरे की हेल्प करते हैं ग्रोथ करने में। ठीक, तो ये एकीकरण है। अगर हम जैसे मान लीजिए, मान क्या लीजिए, आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताते हैं। आपने सुना होगा कि जब आप या आपने फील भी किया होगा, आप केवल पढ़ रहे हैं तो दिमाग डिस्टर्ब होता है, लेकिन अगर आप लिख के पढ़ रहे हैं तो दिमाग कम डिस्टर्ब होता है। फील किया है आप लोगों ने ये बात, कि अगर किताब खोल के बैठ जाओ पढ़ो तो दिमाग में अलग अलग ख्याल आते हैं, अपन कहीं पे भी निकल जाते हैं, तब कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, एकाग्रता कम बनती है। एकाग्रता कम बनती है, लेकिन अगर आप लिख के पढ़ रहे हैं तो एकाग्रता ज्यादा बनती है। फील किया आप लोगों ने ऐसा? फिर बताएंगे हम कारण क्यों होता है।
सभी ने फील किया होगा ये, इसलिए अपन बच्चों को भी बोलते हैं कि हाँ लिख के देखो बेटा, लिख के पढ़ो। क्यों? एकीकरण का सिद्धांत। जब हम दिमाग से केवल पढ़ रहे हैं तो केवल हमारा दिमाग काम कर रहा है, और आंखें भी, है ना, लेकिन दिमाग काम कर रहा है तो क्या है, शरीर का एक अंग काम कर रहा है तो ज्यादा विचलित हो सकता है। लेकिन जब हम लिखने के काम कर रहे हैं तो हम दिमाग भी लगा रहे हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि जब आप लिखते हो तो उसको दोहराते हो दिमाग में, आप मन में बोलते हैं और लिखते जाते हैं, तो आप दिमाग भी काम कर रहा है। कोई धीरे बोल के लिखता है मन में, कोई ज्यादा तेज बोल के लिखता है, तो आपका मुंह भी काम कर रहा है, आपके हाथ भी काम कर रहे हैं और आपकी आंखें भी काम कर रही हैं। तो ये क्या है, ये सब एकाग्र एकीकरण का सिद्धांत है, ये सब मिलके आपकी हेल्प कर रहे हैं लिखने में। तो जब इतने सारे अंग काम कर रहे हैं तो विचलित होने की संभावना कम है, क्योंकि अगर ये विचलित होगा तो हमारे ये उसको सपोर्ट खींच के लाएंगे कि नहीं लिख रहे हैं अपन, ठीक है। हाथ अगर रुकेगा तो दिमाग मुंह बोलता चला जाएगा कि नहीं अपन तो लिख रहे थे, तो हाँ लिखते चले जाओ, आंखें, है ना। तो ये सारे अंग मिलके क्या है, एकीकरण का सिद्धांत का पालन करते हैं, इसलिए एकाग्रता ज्यादा बनती है। ये हो गया शरीर के संदर्भ में। ऐसे ही आता है हमारे जितने भी प्रकार के विकास है, ठीक। अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मानसिक विकास भी अच्छा होगा। हमारा मानसिक विकास अच्छा होगा तो हमारा इमोशनल, हमारा संवेगात्मक विकास भी अच्छा रहेगा। अगर हम मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, मूड ऑफ है, बच्चों पे चिल्ला दिया, हस्बैंड पे चिल्ला रहे हैं, ठीक, अस्त व्यस्त हो रहा है, सामान फेंक रहे हैं, तो क्या है, क्योंकि हमारा मूड अच्छा नहीं है, मानसिक विकास नहीं हुआ, इसलिए हमारा संवेगात्मक विकास भी रुक गया। तो शारीरिक विकास अच्छा हुआ तो मानसिक विकास अच्छा हुआ, मानसिक अच्छा हुआ तो संवेगात्मक इमोशनल विकास अच्छा हुआ, इमोशनल अच्छा हुआ तो हम लोगों से टची हो रहे हैं, टची हो रहे हैं तो हम सामाजिक विकास भी अच्छा कर रहे हैं, हम पशु पक्षी का ध्यान रख रहे हैं, हम और लोगों का ध्यान रख रहे हैं। ये सब क्या है, ये एकीकरण का सिद्धांत। तो विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एकीकृत होता है, यही इस चीज में बताया गया है। तो ये है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। ठीक, स्पष्ट है। एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई, तो कुछ लोग हस्बैंड पे भी नहीं चिल्लाते होंगे, कुछ खामोश हो जाते हैं, जितनी ज्यादा गुस्सा आ रही उतनी ज्यादा खामोश, कुछ बमन ईरानी टाइप के होते हैं, जितनी ज्यादा गुस्सा आ रही उतना ज्यादा हंस रहे हैं। लेकिन कुल मिला के एकीकरण तो नहीं हो रहा है ना, नॉर्मल तो नहीं है, ठीक। चलो दो चार क्वेश्चन कर ले, ये थी हमारी आज की क्लास। दो चार क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कल फ्राइडे है तो कल अपन थ्योरी क्लास रखेंगे। सैटरडे को हम सोच रहे हैं आपका जितना अभी तक का हुआ है अपन रिवाइज कर लें, तो आप लोग को पढ़ के आना है। सैटरडे को हम आपका नहीं, आप हमारा रिवीजन कराओगे। सैटरडे को रिवीजन क्लास है और आप लोग मेरा रिवीजन कराओगे, हम भूल जाते हैं तो आप लोग हमको रिवाइज कराओगे, ठीक। पढ़ के आना है और आप लोग मिलकर रिवाइज रिवीजन कराएंगे। तो हमारी आज तीसरी क्लास है, कल चार हो जाएंगी तो चारों क्लास का रिवीजन। संडे छुट्टी रहती है, संडे को हम दिन में कोई क्लास नहीं लेते, यूट्यूब की भी नहीं, इधर की भी नहीं। संडे को घूमने फिरने जाओ, मूवी देखो, एंजॉय करो, घर के लोगों को टाइम दो, ठीक। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी होती है, आप लोग भी अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करें, अच्छा बनाएं, रिश्तेदारों को फोन लगाएं, बातें करें, रिश्ते मजबूत करें। हमने सैटरडे को, हाँ सैटरडे बोला है ना, सैटरडे को रिवीजन क्लास, संडे नहीं। एक बच्चा, क्या आंसर दिया आप लोगों ने इसका? बी, समीप दूराभिमुख।
गुंजन आपने दिया है 3, नहीं 3 तो वैसे भी नहीं है। पाद शीर्षाभिमुख ये तो कोई भी नहीं है। पाद शीर्षाभिमुख का मतलब समझ में क्या आता है? ये होता है पैर से सिर की ओर। तो पैर पैर से सिर की ओर तो वैसे भी विकास नहीं होता, ये तो घनघोर गलत है। इसमें मस्तिष्क अभिमुखी में फिर भी कंफ्यूजन हो सकता था, तो ये नहीं है। केंद्र से परिधि की ओर चल रहे हैं तो समीप से दूर की ओर जा रहा है। सही आंसर बी। एक, हाँ खंड, नहीं खंड 3 नहीं। अच्छा खंड 3 का रिवीजन अपना बाकी है। देखिए खंड 3 तो बहुत बड़ा है। अब अगर अपन खंड 3 का रिवीजन करने बैठेंगे तो ये स्किप हो जाएगी अपनी ये क्लास है। तो अपन ऐसा करते हैं, देखिए चलो, चलिए आज की क्लास अपनी यहीं तक होते हैं, बाकी के एमसीक्यू अपन कल करेंगे। अपन अब कुछ जनरल सी बातें कर लेते हैं, ठीक। अभी अपन का खंड 4 चल रहा है। अपना फोकस रहेगा अभी इसी पर, बाल विकास पर। तो आज हमारी तीसरी क्लास है, कल हो जाएंगी 4 क्लास। कल है फ्राइडे, तो सैटरडे को अपन 1 से 4 क्लास का पूरा रिवीजन करेंगे, ठीक। ये रहेगा अपना अभी का टारगेट। खंड 3 और बाकी खंड 1 भी हमारे काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पढ़े हैं, काफी सारे लोग हैं जो फुल कोर्स लिए हुए हैं, ठीक। तो बाकी का जो रिवीजन है वो अपन करेंगे जब अपना नोटिफिकेशन आ जाए, या फिर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। क्योंकि नहीं, केवल 10 सिद्धांत नहीं है। देखिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग है। ये कॉमन वाले हैं जिनको अपन ने देखा है। गुंजन आपने खंड 1 हमसे कहीं और पढ़ा है, तो जहां आपने पढ़ा है अब वो आपसे डील करेंगे खंड 1 का। हम यहां उनकी बात कर रहे हैं जिनसे हमने पैसा लिया, ठीक। बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में बात करते हैं और इस बात को याद दिलाते हैं कि सर हमने आपसे खन्ने को वहां पढ़ा है। तो हमारा वहां का एंड हो गया। तो वहां की बातें अब आपको उनसे करनी है। वहां की कहानी वहां खत्म हो गई। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर है। आपने हमसे खंड 4 के लिए क्लास ज्वाइन की है। खंड 4 में आपको जब जहां जो परेशानी हो हम आपके लिए सदैव तत्पर है। और जो हमारे फुल कोर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम पूरे कोर्स के लिए सदैव तत्पर हैं। जब जहां जैसा आप बोलो, सबके लिए हमने यही बात बोली। ठीक, तो अभी अपन खंड 4 पे फोकस कर रहे हैं। पहले अपन सिलेबस कंप्लीट कर लें। अपना खंड 1 हो चुका है हमारा यहाँ पे, है ना। और खंड 3 कंप्लीट हो गया है, 4 स्टार्ट है। खंड 2 का हमने नियम अधिनियम पढ़ा चुके हैं, कंप्यूटर पढ़ा चुके हैं, मैथ्स रीजनिंग आपको प्रवीण सर स्टार्ट करेंगे, वो कंप्लीट कराएंगे। खंड 2 में हमारे 2 टॉपिक केवल बाकी है। एक रह गया है योजनाएं, जिसमें लगेगा अपन को 10-12 दिन, और एक रह गया है बायोलॉजी वाला चैप्टर, जिसमें अपन को एक आध हफ्ते 8-10 दिन लगेगा इसमें बस, ठीक। तो अभी अपन बाल विकास को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद अपन इसको स्टार्ट करके भले पैरेलल में कंप्लीट कर लेंगे लेकिन इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम आपका फिर रिवीजन करवा देंगे। टाइम रहेगा हम आपका पूरा रिवीजन कराएंगे, निश्चिंत रहें। हम छोड़ के कहीं नहीं भागने वाले। ठीक है, लेकिन अभी अपन सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद अपन रिवीजन स्टार्ट कर लें। और रिवीजन जो है वो अपन बीच बीच में ऐसा करेंगे, बीच में हमने खंड 3 का भी करवाया है बीच बीच में। उमा जी उसी के लिए तो ये सब उठापटक चल रही है। ये सारी कवायद इसी के लिए चल रही है कि आप सब सिलेक्ट हो जाएं। तो ये रहेगा, तो अपन ऐसा ही किया करेंगे।
मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास रहेगी, सैटरडे के दिन अपन रिवीजन कर लिया करेंगे। तो आप भी पढ़ेंगे उसमें, है ना, जैसे अभी अपन की 4 क्लास हो जाएगी, रिवीजन करेंगे अपन। बीच में ऐसा होता है कि कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है तो ये अपना प्लान बदल जाता है, लेकिन अपन इस पर फोकस रहने का प्रयास करेंगे, काफी हद तक अपन ये करेंगे। और अभी थोड़ा सा अब स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, क्या है, ये सांस अटक रही है ना, तो ज्यादा लंबा बोलने में हमको ऐसा हो जाता है, इसलिए एमसीक्यू स्टार्ट नहीं किए। नहीं तो इसी टाइम पे अपन को खंड 3 के एमसीक्यू भी करने हैं, वो भी प्लान है, तो एक बार थोड़ा नाक खुल जाए फिर अपन उसको भी करेंगे, है ना। इसलिए अभी उसको रोक दिया है, हमारी एमपीजीके की क्लास भी हमने रोक दी है, क्योंकि अभी फोकस सुपरवाइजर की तरफ ज्यादा है, तो इसको अपन कर लें जरा सा। तो ये प्लान रहेगा, रिवीजन हम आपका करवाएंगे, आप निश्चिंत रहें, जब तक एग्जाम नहीं होता है अपन टच में बने रहेंगे। ऐसा नहीं होगा जैसा इन लोगों के साथ कहीं और हो चुका है ना, अब हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये काफी सारे लोग भुक्तभोगी हैं, जानते हैं। अनाथ नहीं छोड़ेंगे इन लोगों को, वहां पे अनाथ छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। काफी सारे लोग हैं जो वहां हमसे खंड एक पढ़े हुए हैं, मालूम है हमको। ठीक, तो ये थी हमारे तरफ से जो हमको कहना था। अब आपके तरफ से आपको क्या कहना है आप लोग बता दीजिए, अब हम आपके कमेंट्स पढ़ लेते हैं जरा। ठीक है। खंड 3 के क्वेश्चन उमा जी गलत हो जाते हैं, आप उसका रिवीजन करें थोड़े से। खंड 3 में क्या है, मैनेजमेंट है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी काम में आता है, थोड़ी सी हमारी थ्योरी भी काम में आती है। आपका नहीं उठा रहे, अरे हमारा नहीं उठा रहे, पैसा फंसा है। रिवीजन क्लास होगी कैसे भाई, जो आपको खंड 4 पढ़ा रहे थे उनका भी अता पता नहीं है, वहां खंड 1 जो पढ़ा रहे थे वो हम यहाँ बैठे हैं, हम भी नहीं जुड़े अब उनसे। खंड वो आपके एक और थे, वो खंड 2 वाले, क्या नाम था उनका, रंजन सर, वो भी शायद अब नहीं जुड़े हैं। बात करते हैं हम कल रंजन सर से, पूछते हैं कि उनका क्या है। तो सब झाम दिया जा रहा है आपको, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब हमसे तो ऐसी कोई बात होगी नहीं, खंड 1 का तो हमें क्लियर पता है। बाकी का नहीं पता हमको भाई, रिवीजन कितना क्या कौन करना, तो बता ही सकते हैं। टेस्ट, हाँ हम टेस्ट, टेस्ट देखिए, हाँ टेस्ट भी दे देंगे लेकिन अपन एमसीक्यू कर रहे हैं, वो फॉर्मेट ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें और बहुत सारी चीजें हम आपको बता देते हैं, एक क्वेश्चन के से रिलेटेड 4 से 5 फैक्ट हो जाते हैं। ये हम आपको पीडीएफ भेज देंगे इसकी, है ना, जो एमसीक्यू सीरीज हमारी हो रही है, जो अपन करेंगे हम उसके उसके नोट्स हम आपको भेज देंगे। हाँ, निरंजन सर है। ठीक, योगिता जी आप 2 जगह से, जबलपुर में एक लड़की है वो 3 जगह से, उसके बाद वो हमसे आके मिली है।
आज फिर उसका कॉल आया था। टेस्ट का हम करते हैं, टेस्ट हम बना के, ये पीडीएफ जो एमसीक्यू हमारी रहेगी हम वो भी भेज देंगे आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस एक साथ हो जाएगी आपकी खंड 3 की, और टेस्ट के फॉर्मेट का देखिए। अरे तो हम तो बहुत कम ले रहे हैं यार, इतना सारा पैसा ले रहे हैं लोग, बात। मिलकर प्रयास करना पड़ेगा माँ जी, हमको भी और आपको भी, तभी नैया पार लगेगी। ना मेरे अकेले करने से कुछ होगा, ना आपके, खैर आपके अकेले से तो हो ही जाएगा। चलिए ठीक है, टेस्ट बनाने का प्रयास करें, टेस्ट भी बना के देंगे आप। चलिए चलिए तो फिर आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। गुड नाइट टू ऑल। कल मिलते हैं इसके आगे। कल कुछ एमसीक्यू करेंगे अपन, और उसके बाद कल क्या रहेगा हम आपको बता देते हैं। कल की क्लास का क्या रहेगा, थोड़ा सा हमारा रहेगा बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये अपन को करना है। और फिर कल करेंगे अपन विकास के आधार, तो वंशानुक्रम और वातावरण, ये इनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे अपन। ठीक है, इनके सिद्धांत क्या है, फिर ये कुछ वन लाइनर फैक्ट है, फिर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण की परिभाषा वगैरह, और यहाँ तक लाके फिर अपन कुछ एमसीक्यू करेंगे, और कल की क्लास अपनी यहाँ एंड होगी। प्रयास यही रहेगा। उसके बाद अपन को करना है फिर कुछ एमसीक्यू के बाद, ये रहेगा फिर अपना विकास की अवस्थाएं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये फिर लंबा चलेगा। 4-5 दिन लग जाएंगे अपन को पूरी अवस्थाएं कंप्लीट करने में, क्योंकि अवस्थाओं में अपन को काफी सारे चीजें देखनी है। उसका शारीरिक परिवर्तन क्या हुआ, मानसिक क्या हुआ, संवेगात्मक परिवर्तन कैसे होगा, सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा, इन सबको पढ़ना है, तो यहाँ अपन को टाइम लगेगा विकास की अवस्थाओं में। ठीक, फिर ये पूरी विकास की अवस्थाएं आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद अपना आएगा, फिर आएगा आपका, हाँ फिर ये है मानव वृद्धि व विकास के विभिन्न आयाम। तो इसमें क्या है, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास, और भी सारे विकास। तो तीन पियाजे, कोलेंसबर्ग, वाइगोस्टकी, इन सबको फिर अपन पढ़ेंगे बाद में। तब उसके बाद फिर ये आएगा, और इस प्रकार से अपना जो है वो खंड 4 का चैप्टर 1 कंप्लीट हो। ठीक, ये अपना रोड मैप है। चलिए तो फिर कल मिलते हैं रात में 9 बजे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग आज और कल में रिवीजन करें, सैटरडे को आप लोग हमारा रिवीजन कराएंगे। ठीक, सहमत है सभी? चलिए, गुड नाइट टू ऑल, कल मिलते हैं। नाइट।